चलो देखो बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कॉस्ट शीट। चलो मुझे फॉर्म वो बताओ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे कैसे बनेगी। सबसे पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर बेटा परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेज में क्या इंक्लूडेड है? फ्रेट और इंश्योरेंस, अगर कोई ट्रांजिट का है तो। फिर क्या माइनस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या कंज्यूम्ड। अच्छा, अब क्या ऐड होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या मिल गया? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। अब बताओ, अब क्या ऐड होगा इसमें? अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा नाम वर्क्स ओवरहेड, दूसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करेंगे। फिर क्या ऐड होगा? ओपनिंग WIP। क्या लेस होगा बेटा? क्लोजिंग WIP। क्या बन गया ये? फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा? चार चीजें: क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ, हाँ बेटा, हाँ ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उससे पहले के जितने खर्चे हैं, अगर किसी से रिलेट किया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, अदरवाइज हम लोग लिखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर क्रेडिट फॉर रिकवरी प्लस होगा कि माइनस? और फिर क्या ऐड करोगे? प्राइमरी पैकिंग। तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग लेस होगा, आ गया COGS। और इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा था और एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब मुझे बेटा कंसेप्ट 5 तक आपने किया था, चलिए लिखिए। आज करिए कंसेप्ट नंबर 6। हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6, इसमें लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट related to cost sheet। important point related to cost sheet। लिखिए पहला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में ऐड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो बराबर आएगा यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगे प्रोड्यूस्ड, तो सोल्ड और क्लोजिंग के बराबर आएगा। सेकंड पॉइंट, अगर कभी निकालना हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो ये निकलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। थर्ड पॉइंट में लिखिए बेटा, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट
shown in cost sheet. Income tax, cash discount, dividend, penalty, loss by fire, goodwill written off, abnormal cost, पॉइंट 4 लिखिए, एनी टाइप ऑफ subsidy received or receivable shall be reduced from cost. Shall be reduced from cost. पांचवा पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में लिखिए, नॉन इक्विटी स्लैश करके डेट, डेट फंड means लोन और इसको कॉस्ट शीट में ऐसे शो करते हैं, it is not included in cost of production. Show it as a separate item in cost sheet as part of cost of sale. हो गया? चलो अब बेटा ये पॉइंट देखो, क्वेश्चन लगाते टाइम ये छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जहां हम लोग गड़बड़ करते हैं।
देखो क्या क्या लिखा है मैंने। पहला, ये तो बजटरी वाले चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हो। फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग में प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा? सेल और क्लोजिंग स्टॉक के। इसी से सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट वगैरह निकालते थे। अगला, मान लो निकालना हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। सब लोग स्क्रीन पे देखो, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट दे रखी थी और हम लोग को इसका अमाउंट निकालना था। तो मैंने कैसे सिखाया था, हमें निकालना होगा पहले क्लोजिंग स्टॉक हमेशा निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। किस पे निकलेगा बेटा? ध्यान से सुनिए, क्लोजिंग स्टॉक किस पे निकलेगा? और नोटिस करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस नहीं होता। अरे इसके बाद होता है ना फिनिश गुड्स का प्लस माइनस। तो जब भी हमें निकालना होगा, देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने कैसे निकाला था, हमने ऐसे किया था, 10,40,000 की कॉस्ट आ रही है 16,000 यूनिट बना के, तो एक यूनिट का कितना, तो 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक दिया था। तो इस पे कितना होगा, हम लोगों ने ये निकाला था। ठीक है, हम लोगों ने निकाला था। कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा? 4। इधर देख लो जरा, देखो ये वाला क्वेश्चन आपने किया था। अब ये देखो इसमें लिखा है साहब साहब, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 400 यूनिट। जब यूनिट दिया है तो ये किसी चीज से तो मल्टीप्लाई होगा ना, कॉस्ट पर यूनिट से, तभी तो अमाउंट आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी? आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करोगे टोटल यूनिट से। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 10,40,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी और यूनिट प्रोड्यूस्ड 16,000 उसमें दिया था। यूनिट प्रोड्यूस्ड ये हम लोगों ने निकाला होगा, 16,400 सोल्ड है तो प्रोड्यूस्ड शायद हम लोगों ने निकाला होगा। हाँ निकाला था, ये देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड हम लोगों ने निकाला था इसी फॉर्मूले से। ओपनिंग स्टॉक में प्रोड्यूस्ड ऐड करोगे तो सेल और क्लोजिंग के बराबर होगा। प्रोड्यूस्ड अगर चाहिए तो सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा दो बातें ये हुई। तीसरा, ये पिछली क्लास में एकदम आखिरी में आपको रिवाइज भी करवाया था। अक्सर जब क्वेश्चन करोगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये खर्चे दिए होंगे, इनकम टैक्स, कैश डिस्काउंट, डिविडेंड, पेनल्टी, लॉस बाई फायर, गुडविल रिटर्न ऑफ, एबनॉर्मल कॉस्ट। इन सब का कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ लिखा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। किसी प्रोडक्ट को बनाने में इनकम टैक्स नहीं लगता, कैश डिस्काउंट नहीं लगता, डिविडेंड नहीं लगता, पेनल्टी नहीं लगती, लॉस बाई फायर नहीं लगता, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं लगता। किसी भी चीज़ को बनाने में 3 आइटम लगता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो इनको छोड़ देना है। आगे बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि सरकार से कोई सब्सिडी वगैरह हमको मिल रही है, चलो अब मेरी तरफ देखो, बताओ बताओ, ये कैलकुलेटर मैंने 100 रुपये में बनाया, मुझे 20% का मार्जिन चाहिए, तो मुझे आपसे कितना चार्ज करना चाहिए? 120। अच्छा अब फिर से सुनो, मैंने ये कैलकुलेटर 100 का बनाया, मैंने ये कैलकुलेटर 100 रुपीज़ में बनाया, मैंने ये कैलकुलेटर 100 में बनाया, सरकार से मुझे 20 रुपये का सब्सिडी आ गया, तो मेरी कॉस्ट कितनी आई? 80 आई। तो अब मैं 20% का अगर प्रॉफिट ऐड करूं तो 96 आता है। तो आप बताओ इसको मुझे कितने में बेचना उचित होगा, 120 या 96? 96। तो वही हमने यहाँ लिखा। अक्सर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई सब्सिडी मिल गई सरकार से, सब्सिडी मिल गई तो जितनी कॉस्ट लगेगी वही कस्टमर से वसूलोगे, अगर रिकवर होगी तो कॉस्ट को कम कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, आगे। अच्छा, कभी अगर क्वेश्चन में आ गया इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, कौन सा बेटा? फाइनेंस कॉस्ट, तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। पहले तो इसको समझाता हूं है क्या। देखो सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है। हमने कोई लोन लिया होगा, उस पर जो इंटरेस्ट जा रहा होगा वही हो गया। बेटा ये हम लोग के कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन में उसको लिखता है नॉन इक्विटी। क्या लिखेगा? जो इक्विटी नहीं है वो डेट है। कंपनी के पास 2 ही जगह से तो पैसे आते हैं, कहाँ से? इक्विटी से और डेट से। तो जब डेट लिखना होगा तो क्या लिखेगा? नॉन इक्विटी। नॉन इक्विटी मतलब इक्विटी नहीं है, तो क्या है? डेट है। तो अब इसका जो इंटरेस्ट है इसको आप कैसे दिखाओगे?
एक ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखो ये है कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसको सेपरेट आइटम की तरह आप दिखा सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये देखो इसको सेपरेट आइटम की तरह दिखा सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल में, मतलब यहां तक तो बिल्कुल नहीं आना। इसके बाद ये तो ओपनिंग क्लोजिंग है, इसमें तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ये आ गया। मतलब COGS के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप चाहें तो इसको शो कर सकते हैं। बोलो समझ में? क्यों बेटा? जब हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग किया था तब भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था उसका इंटरेस्ट का, अगर तुम लोग को याद हो तो। मटेरियल खरीद के जो गोदाम में पड़ा रहता था उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या ट्रीट करते थे? कैरिंग कॉस्ट। समझ आ रहा है? तो वही वाला इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो ये बातें हमने लिखी। अब इसके बाद आगे बढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 6 लिखिए। इफ क्लोजिंग स्टॉक is given in units, then we will calculate closing stock as total cost of production divided by units produced multiply by units of closing stock। अगला पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 7, when administration overhead is related with any item to cost of production, then it is assumed as administration overhead related to production. Otherwise, it is assumed as general administration. Otherwise, it is assumed as general administration.
ठीक है, तो जितनी बातें अभी तक बताई थी सब आपको नोट भी करा दिया, रिवीजन में इससे हेल्प मिल जाएगा। अब चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये सब पहले ही आपने पढ़ा था, इसकी नोटिंग बाकी रह गई थी। अब आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 7, इसका नाम है कन्वर्जन कॉस्ट। कंसेप्ट नंबर 7, इसका नाम है बेटा कन्वर्जन कॉस्ट। लिखिए कन्वर्जन कॉस्ट conversion cost will be calculated by following formula. पहला फॉर्मूला है कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर्मूला 2, कन्वर्जन कॉस्ट equals to fixed cost minus direct material cost। नीचे लिखिए फॉर्मूला 2 will be applied into those questions where opening stock of work in progress is not given। Formula 2 will be applied in those questions where opening stock of work in progress is not given। चलो हो गया। आइए अब सुनिए कंसेप्ट क्या है, फिर इस पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। चलो बताओ बेटा कैसे बनती है कॉस्ट शीट, सब बच्चे बताओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे क्या आ गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कंज्यूम्ड कॉस्ट कुछ भी बोलो। फिर आ गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बन गया प्राइम कॉस्ट। क्या इसमें और ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा। उसके बाद बेटा ओपनिंग WIP ऐड होगा, क्या लेस होगा
क्लोजिंग WIP लेस होगा, तो क्या आ जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। खूब ध्यान से सुनना, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर कहा जाए कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है, देखिए कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है, दो तरह से क्वेश्चन आपके पास आएगा। एक जिसमें ओपनिंग WIP दिया होगा, एक जिसमें ओपनिंग WIP नहीं दिया होगा। अगर ओपनिंग WIP नहीं दिया है तो यहां से लेके यहां तक को ऐड कर लो। किसको छोड़ना है? मटेरियल को। क्या क्या आएगा? मतलब ये हुआ कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब हुआ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये हुआ। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। उस ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। और कब ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो बेटा, अगर मान लो, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और को ऐड करते हो तो प्राइम कॉस्ट आती है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो। 2 मिनट के लिए मैं प्राइम कॉस्ट हटा दूं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके ही तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, अगर ओपनिंग WIP नहीं है, क्लोजिंग WIP नहीं है। तो मैं अगर ऐसे करूं, देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके आती है कन्वर्जन कॉस्ट। तो अगर मुझे निकालना है कन्वर्जन कॉस्ट तो ये इसको ऐड करने पे आती है फैक्ट्री कॉस्ट। तो बेटा अगर मुझे कन्वर्जन कॉस्ट निकालना है तो उसमें यही आती है, तो इसको इधर ले जाके माइनस कर दो। तो क्या फॉर्मूला बना? फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या माइनस कर दोगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये बचा खाली इतना ही ना, इसी को तो बोलते हो कन्वर्जन कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं है? फिर से एक बार देखो मित्रों, FM में बहुत बार आया है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ जरा बताओ? लकड़ी को कौन कन्वर्ट कर देता है फर्नीचर में? मजदूर, है ना? जब मजदूर काम करता है तो कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल नहीं होगा, क्या आएगा? लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्यों? सामान बनता कहाँ है? फैक्ट्री में ही तो बनता है। मजदूर कब काम करेगा? सुपरवाइजर के अंडर में। तो अब देखो, चाहे आप ऐसे कर लो, देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, इसी से मिलके सामान बन जाता है। इसमें से अगर हम इसको हटा दें तो ये जो है इन्हीं से तो मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है। समझ आए? चाहे ऐसे समझ लो या दूसरा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड मिलके बना देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर हमें ये चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए बेटा, तो फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस कर दें क्या? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। बोलो समझ में? अब बताओ जो काम की बात है, कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल को इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मटेरियल ही तो कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स बनता है। समझ आए? अब बेटा इस पे हमारे पास एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। कह रहा है कैलकुलेट कन्वर्जन कॉस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। कह रहा है दोनों ऑल्टरनेटिव में कन्वर्जन कॉस्ट निकाल के बताओ। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, फॉर्मूले में, अच्छा ये, हाँ फिक्स्ड नहीं है बेटा, ये ठीक कर लो। फैक्ट्री कॉस्ट, ये फिक्स्ड नहीं है, फैक्ट्री है। कॉस्ट शीट पूरी बनती है फंक्शनल बेसिस पे, उसमें फिक्स्ड वेरिएबल का मतलब ही नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यही चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। चलो कन्वर्जन कॉस्ट का पहला फॉर्मूला बताओ, क्या पढ़ा था आज? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा फॉर्मूला बताओ। फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो अब देखो सब कुछ सवाल में दिया हुआ है आपको। लेबर है 3 लाख का, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 लाख का और फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख का। 3 2 1, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो ये आ गया बेटा 6 लाख। इसका उल्टा बी पॉइंट में फैक्ट्री कॉस्ट 10 लाख की दी है, मटेरियल 4 लाख का, तब भी 6 लाख ही आएगा। 10 लाख में से माइनस करोगे 4 लाख, तब भी आपको 6 लाख ही मिलेगा। तो कभी भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट निकालने को, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैंने कैसे बताया कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकलेगी? पहला फॉर्मूला बताओ। हम्म हम्म तो तीनों दिया था, तीनों को जोड़ लिया। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा फॉर्मूला क्या था? फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल, यही था ना। अब इधर देखो स्क्रीन पे, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है और मटेरियल, ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है। एक ही चीज को दो तरीके से लिखा है, तो चाहे हम इसमें से इसको माइनस कर दें तब भी 6 लाख आ रहा है। हम्म, हम्म। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ो। कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर 8, हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक by various method। Calculation of cost of closing stock ठीक है। चलो अब बताओ, आज की ही क्लास में बताया है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में दिया हो तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, पढ़ा था। तो उसको बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन मेथड। कौन सा मेथड? और एक और होता है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। चलो, तो अब वो चीज हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। लिखिए, there are two methods। आज की पूरी क्लास में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट सीखेंगे जिसमें क्वेश्चन गलत होता है, उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहला बेटा
मेथड वन है एब्जॉर्प्शन मेथड। मेथड वन है एब्जॉर्प्शन मेथड। दूसरा है मेथड टू मार्जिनल मेथड। दूसरा है मार्जिनल मेथड। लिखिए पहले एब्जॉर्प्शन मेथड क्या है। लिखिए अंडर एब्जॉर्प्शन मेथड we calculate closing stock under absorption method. We calculate closing stock as units of closing stock multiplied by cost of production divided by units produced. Divided by units produced. नीचे लिखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट are included in cost of production. अगला लिखिए मार्जिनल मेथड। मार्जिनल मेथड निकलता है इसमें भी ऐसे है, यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। नीचे लिखिए फिक्स्ड कॉस्ट are not included in cost of production. Fixed cost are not included in cost of production. थर्ड पॉइंट में लिखिए फोर्थ, when question demands for absorption method apply absorption method when question demands for marginal method apply marginal method when question is silent
अप्लाई एब्जॉर्प्शन मेथड। हो गया बेटा? चलो अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, वहां से समझ में आएगा। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं जिससे अगर हम कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करें तो वहां वहां गलती होती है। लिखिए एक एग्जाम्पल। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय एब्जॉर्प्शन मेथड मार्जिनल मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है? हमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹10 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹20 पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट है ₹30 पर यूनिट, फिक्स्ड है ₹60 पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड related to production variable ₹50 per unit, fixed ₹60 per unit। हो गया? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक मार्जिनल। तो पहले एब्जॉर्प्शन से, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये दिया था ₹20, कितना था, ₹10 पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं
तो यही हो गई प्राइम कॉस्ट, ₹30 पर यूनिट। अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल। क्वेश्चन में दिया था ₹30 पर यूनिट, फिक्स्ड ₹60 पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वेरिएबल है ₹50 पर यूनिट, फिक्स्ड है बेटा ₹60 पर यूनिट। इसका टोटल हम करेंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 260 कि 210 आएगा। ये तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है बेटा, कन्वर्जन कॉस्ट अलग हो गई ना। बेटा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? कितना है बेटा इसका टोटल? 230। ये आया 230 पर यूनिट। और यहाँ लिख लो, कहीं पे यहीं एग्जाम्पल में लिख देते, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 200 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 200 यूनिट्स। तो अब हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट इंटू 230 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर लो। 46,000 का आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये कौन सा मेथड था बेटा? अब देखो जब मार्जिनल से करोगे तो ना हम इस फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे ना इस फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे, समझ आए? निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही, लेकिन क्या नहीं लेना है, फिक्स्ड कॉस्ट कोई भी नहीं लेनी। अब निकालो, कैसे निकालोगे? तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई ₹30 पर यूनिट। अब जब फैक्ट्री ओवरहेड लिया जाएगा तो केवल वेरिएबल वाला,
फिक्स्ड नहीं लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब लोगे तो ये भी लेंगे वेरिएबल, फिक्स्ड वाला नहीं लेंगे। तो अब ये कितना कम हो गया 210 में से? 60 120 कम हो गया, कितना है बेटा? 110। अब यहाँ निकालेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आया 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 110, 22,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एब्जॉर्प्शन मेथड, मार्जिनल कॉस्ट मेथड। एब्जॉर्प्शन मेथड में फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे, मार्जिनल मेथड में फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं लेंगे। बताओ समझ में? अच्छा, अब खास बात क्या है, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक निकालो एब्जॉर्प्शन मेथड से, तो कौन सा लगाओगे? लिखा है मार्जिनल तो, कुछ नहीं लिखा है तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है? और इसको ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हो, कुछ लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े हो तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स आएगा ही नहीं। तो ये हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अब आगे बढ़िए। अब आगे है कंसेप्ट नंबर 9। मार्जिनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था? एक एडिशनल यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो एडिशनल यूनिट को बनाने में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगती, केवल मार्जिनल कॉस्ट लगती है, इसीलिए। चलो लिखो बेटा कंसेप्ट नंबर 9। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन efficiency of labor on direct labor cost per unit। impact of change in efficiency of labor on direct labor cost per unit। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी का मतलब हो गया बेटा प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी का मतलब हो गया प्रोडक्टिविटी। लिखिए व्हेन लेबर increases its productivity called more efficient। when labor increases its productivity called more efficient। आगे लिखिए when labor decreases its productivity
called less efficient. ठीक है, चलो बेटा अब ये चीज़ समझते हैं क्या है। एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अभी जैसे ही क्वेश्चन शुरू करोगे तो ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आइए देखिए। अच्छा बताओ मुझे, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कोई मजदूर 1 घंटे में 4 यूनिट बनाता था, वो 5 कर दिया उसने, तो क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। 4 से 3 कर दिया, कम हो गई। ठीक है ना? 4 से 3 कर दिया तो कम हो गई। अब इसमें तमाम सारी बातें होती हैं। पहला ये बताओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ाना या प्रोडक्शन कम करना? बढ़ाना। तो बेटा ये बताओ, जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे, फटाफट काम करोगे, तो मटेरियल का नुकसान भी हो सकता है। समझ आया ना? मटेरियल का नुकसान है। जल्दी जल्दी काम करोगे तो उल्टा टेढ़ा कोई चीज़ कट गई तो उतना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपका पूरा फोकस किस पे है? मटेरियल को बचाने पे नहीं, तेजी से काम करने पे, कितने जल्दी कितनी यूनिट्स हम लोग बना ले जाएं। तो अब इसमें दो बातें होती हैं। पहला, हम लोग सीखेंगे, देखो क्या सिखाने जा रहा हूँ मैं। नंबर 1 कि मान लो जैसे कि कोई मजदूर है, उसको हम देते हैं 100 रुपये घंटे का। 1 घंटे में वो 4 यूनिट बनाता है। अगर वो 5 बनाने लगा तो उसकी कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर वो 3 बनाने लगा तब कैसे निकालेंगे? क्या मानते हुए कि जब उसने 4 से 5 बनाना शुरू किया तो मटेरियल का लॉस नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बेटा? मटेरियल मतलब वो प्रॉपर केयर करके काम कर रहा है, यूनिट्स भी बढ़ा रहा है, मटेरियल का नुकसान भी नहीं कर रहा है। और फिर दोबारा पढ़ेंगे कि जब वो मटेरियल का नुकसान करता है तब कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे। समझ में? आइए लिखिए। एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यही सब चीज़ें अभी जैसे ही क्वेश्चन शुरू करोगे तो इसी में आपको दिक्कत होती है। लिखिए, कैलकुलेट रिवाइज्ड लेबर ब्रैकेट में लिखना डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट इन फॉलोइंग 2 केसेस। मैं 2 अलग अलग केसेस बना रहा हूं, दोनों में हम लोग सीखेंगे कैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकलेगी पर यूनिट। लिखो पहले, स्टैंडर्ड टाइम ये है 1 आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4 यूनिट। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस ₹100 पर आवर। अब यहां से शुरू होता है केस 1। इफ लेबर started producing 5 units in 1 hour, if labor started producing 3 units
in 1 hour। हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है दोनों ही अलग अलग केसेस में। तो अब ये रहा इसका सॉल्यूशन। हो गया? ठीक है बेटा, अगर इसको हम लोग कर दें केस 1 तो और बढ़िया हो जाए। ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला हो गया 3, तो समझाने में और अच्छा रहेगा। चलो कॉस्ट निकालते हैं तीनों केसेस में। पहला केस, सब बच्चे देखो, टाइम कितना दिया गया मजदूर को? 1 घंटे। 1 घंटे में कितनी यूनिट बनानी थी? और उसने बनाया भी 4 यूनिट। जब एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं लिखा है तो जो कहा गया होगा किया होगा। और 1 घंटे का पैसा हम कितना देते हैं? 100 रुपये। तो 100 रुपये 4 यूनिट का, तो 1 यूनिट का 25 रुपये। 1 घंटे की मजदूरी कितनी दे रहे हो? 100 रुपये। 1 घंटे में कितनी यूनिट बना रहा है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का 100 रुपये, तो 1 यूनिट का 25 रुपये। ठीक है, तो और पहले ये लिखते, यहाँ कहीं बेटा लिख लेना कि रिवीजन में बस इतना लिख देना, एक्चुअल प्रोडक्शन भी 4 यूनिट था। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये हो जाएगी ₹100 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट्स, तो ये आ गया ₹25 पर यूनिट। नंबर 2, नंबर 2, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। स्क्रीन पे देखिए अब जरा, ये तो पहला केस हो गया। अब बताओ दूसरे में क्या हुआ? पहले 4 यूनिट बनाना था, बताता था, अब कितना बनाने लगा? और वेजेस दी नहीं है तो हम दे उतना ही रहे हैं। 1 घंटे का हम दे कितना रहे हैं? 100 रुपये। लेकिन उसने 4 के बजाय कितना बनाने लगा? तो अब ये ऐसे होगा नहीं बेटा, 100 रुपये लेके अगर वो 5 यूनिट बना रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट निकल के 20 रुपये पे आ गई। पर यूनिट कॉस्ट निकल के 20 रुपये पे आ गई। तीसरे केस में अब उसने क्या किया, 3 यूनिट बनाना शुरू कर दिया 1 घंटे में, तो पर यूनिट हो गया 33.33। जैसे जैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी गिराएगा हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा हमारी कॉस्ट घटती चली जाएगी। बोलो समझ में? अब लग रहा होगा इसमें क्या है सर, ये तो ऐसे भी निकल जाता है। देखो अब बात ये है, देखो ऑल्टरनेटिवली केस 2 का आंसर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। केस 2 का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिवाइज्ड इक्वल्स टू ओल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई 100 प्लस increased increase in efficiency। तीसरे का आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिवाइज्ड ओल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट
divided by 100 minus decrease in efficiency. जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें फटाफट सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से काम करेंगे। चलो अब 2 मिनट रुक के इसको देख लो, फिर लिखो। जरा बताओ पहले कितना पैसा देते थे मजदूर को, मतलब 1 घंटे का हमने कितना दिया, 100 रुपये। तो पर यूनिट कितना निकला था केस 1 में, 25 रुपये। पहले देखना फिर आराम से लिखना। केस 1 में निकला था 25 रुपये, तो इसको मैंने नाम दे दिया ओल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ओल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब बताओ बेटा पहले केस में कितना बनाता था, 4, दूसरे में तो कितने प्रतिशत बढ़ा, 25%। अरे 400 के बराबर है तो 1/25 हुआ, कितने परसेंट बढ़ गया, 25%। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ 100 + 25%, आप 25 रुपये को 125 से डिवाइड करो, 125। ठीक है, अगर आप 25 रुपये को 125% से डिवाइड करोगे तो 20 रुपये आएगा। और यही निकाला था हम लोगों ने यहाँ पे, समझ आए। और उसका उल्टा, अच्छा चलो मुझे ये बता दो, फिर लिखो आराम से। बताओ 4 यूनिट बनाता था 3 बनाने लगा, अब बताओ कितने परसेंट कैपेसिटी कम कर दी, फिर से 25%। उसका एक 25% ही तो है। तो अब ऐसे करेंगे 100% माइनस 25%। अब 25 रुपये को डिवाइड करोगे 75% से, आंसर वही आएगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करेंगे। बेसिकली सिखाना ही ये था, उसको तो वैसे निकाल लोगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो चीज़ें बहुत खुल के एक्सप्लेन नहीं होती, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ओल्ड लेबर कॉस्ट लिखिए, अगर उसकी एफिशिएंसी कम हुई तो 100 में से माइनस हो जाएगा, अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो 100 में उतना प्लस हो जाएगा। हो गया बेटा, चलो आगे नेक्स्ट। लिखिए अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 10। इसका नाम है बेटा इनएफिशिएंसी इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। लिखिए if efficiency of raw material increased by certain percent, then new
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू ओल्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 100% प्लस increase in efficiency of raw material. If efficiency of raw material decreased by a certain percent, new direct material cost per unit equals to old direct material cost per unit into 100% minus decrease in efficiency of raw material. दूसरा वाला प्रैक्टिकल नहीं है, बस क्वेश्चन में आ जाता है। हो गया? चलो अब ये देखो बेटा, अब आइए सोचिए जरा, बताओ मटेरियल के यूज में एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी का क्या मतलब हो सकता है। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन में लिखा होगा एफिशिएंसी इन यूज ऑफ मटेरियल, इनएफिशिएंसी इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका क्या मतलब हुआ, सुनना। देखो, जैसे ये पेन है बेटा, इस पेन को बनाने में जितना मटेरियल लगना चाहिए वो उचित मटेरियल है, ठीक है। अब जितना लगना चाहिए उससे ज़्यादा लग जाए तो उसको बोलेंगे इनएफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोलोगे? इनएफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जितना लगना था उससे अगर ज़्यादा लग गया तो बोलेंगे इनएफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल, उससे कम लग गया तब भी क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो, पहले इतनी बात समझ आई? देखो बेटा, कम लगना ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये खाली हमारे क्वेश्चन में होता है। आप बच्चे बताओ, सब लोग बताओ, आप अगर किसी फैक्ट्री के ओनर हो तो आप क्या चाहोगे? आपके यहाँ से जो सामान बन के जाए वो वीक हो या स्ट्रांग हो, मतलब रीजनेबली जैसा होना चाहिए वैसे हो, या दिखने में ही लोकल लगे? सही हो ना? हम लोग पढ़ाई वैसी करते हैं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो पेन अगर इतना मजबूत बनता है तो इससे मजबूत बन जाएगा, हल्का नहीं बनेगा। समझा ना? अगर हल्का बन गया तो क्या बोलेंगे? मटेरियल कम लगा, डिक्रीज कर दिया गया। समझा? ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्वेश्चन में भले आ जाए, कोई कंपनी कभी ये नहीं चाहेगी कि प्रोडक्ट की जो रीजनेबल मजबूती होती है उतनी तो रहे ही ना। समझा? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। और और अगर ऐसा हो गया कि जितना लगना चाहिए उससे ज़्यादा लग गया तो ऐसा तो हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो मान लो पहले कुछ और कॉस्ट आती थी, मटेरियल ज़्यादा लग गया या कम लग गया, अब मुझे नई कॉस्ट निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट का 100% निकाल के उसमें एफिशिएंसी एडजस्ट कर देंगे। अगर बढ़ी है तो प्लस हो जाएगा, घट गई है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। जैसे ये बहुत टिपिकल फॉर्म में अभी जब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे डील करेंगे फटाफट। तो बताओ फिर से, मटेरियल में एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? मटेरियल का यूसेज,
एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, मतलब मटेरियल जितना यूज होना चाहिए था उससे ज़्यादा यूज हो गया। डिक्रीज हो गई, मतलब जितना यूज होना चाहिए था उससे कम यूज हुआ। समझ आया ना? उससे कम यूज हुआ, उससे कम यूज हुआ। तो कम यूज होने का मतलब ही हो गया, कम तो होता ही नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि कोई कंपनी नहीं चाहती कि उसका प्रोडक्ट खराब निकले। सब लोग यही चाहते हैं प्रोडक्ट अच्छा हो, तो जब भी होता है तो यूज ज़्यादा होता है। बोलो, क्लियर हुआ? आगे लिखिए कंसेप्ट 11। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। या इसी को बोलेंगे प्रोजेक्टेड कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, या इसी को बोलेंगे प्रोडक्ट प्रोजेक्टेड कॉस्ट। लिखिए बेटा। बाय ऑब्जर्विंग change in efficiency level, change in raw material price, change in production level, change in direct material cost per unit, we will calculate projected or future cost. Projected or future cost. हो गया? एक एग्जांपल लिखो। लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट previous year 8 lakh, in the next year output will increase by 20%. Wages rate will go up by 5%, along with increase in overall direct labor efficiency by 12%. Calculate direct labor cost for next year.
हो गया। अब ये देखो बेटा, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, आपसे कहेगा कॉस्ट शीट बनाओ और ये सब चीज़ें एक साथ दी होंगी। देखो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है। नंबर एक, मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिवाइज्ड कैसे निकाली जाएगी। तो क्या करोगे, पहले जो कॉस्ट आती थी उसको 100 प्लस इंक्रीज इन एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे या 100 माइनस डिक्रीज इन एफिशिएंसी से। सवाल पढ़ो अपना, इसमें लिखा है ओवरऑल इंक्रीज इन डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाई 12%। तो 100 प्लस 12 मतलब 112 से डिवाइड होगा। कौन सा बेटा? मटेरियल कौन सा, 12% वाला कि 20% वाला? अच्छा, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, ऐसे जब अभी क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में ये सब चीजें इस तरीके से एक साथ दी होंगी। अब कैसे लिखोगे, स्क्रीन पे देखो। अब ये बताओ, पिछले साल लेबर की कॉस्ट कितनी आती थी? अब ये कह रहे हैं अगले साल आउटपुट बढ़ जाएगा 20% से। इन द नेक्स्ट ईयर आउटपुट विल इंक्रीज बाई 20%, वेजेस रेट गो अप बाई 5%। देखो अभी जो आउटपुट होता है उस पे कॉस्ट कितनी आती है, 8 लाख की। जब आउटपुट 20% से बढ़ेगा तो कॉस्ट भी तो 20% से बढ़ जाएगी, और रेट भी 5% से बढ़ रहा है तो ये और 5% बढ़ेगी। और फिर क्या लिखा है, इनकी एफिशिएंसी 12% मजदूरों की बढ़ रही है, तो डिवाइड होगा 112 से। 12 से घट जाती है तो किससे डिवाइड होता? 100 माइनस 12 88 से डिवाइड होता। अभी जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो इनको कैसे फटाफट डील करना है वो हम लोग सीख रहे हैं। बोलो समझ में आया? पिछले साल की कॉस्ट 8 लाख की थी, नेक्स्ट ईयर आउटपुट बढ़ेगा 20% के, बाई 20% वेजेस रेट विल गो अप बाई 5%। तो आउटपुट बढ़ा 20% से तो ऑब्वियसली वेजेस भी बढ़ेगी, तो 120% हो गई। फिर रेट 5% बढ़ेगा तो 105%, और इनकी एफिशिएंसी 12% बढ़ जा रही है। तो 12 से डिवाइड होगा, 112 से कम होती तो 88 से होता। अब आज यहीं तक कर पाएंगे बेटा, अब कल वाली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक दो पॉइंट और कराने हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर पाओगे।